देखो बेटे, आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेटे? सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। यानी कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट के, कितने उसके आयंस हैं ज़्यादा, उस पर डिपेंड करती है। उन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो बेटे, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मॉलिक्यूल और आयंस, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल या आयंस की फॉर्म में दिया हुआ है, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। तो वे कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बेटे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार की होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन नहीं है, तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, जबकि उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ऐसे सपोज करो बेटे, आपने जो है 1 मोल यूरिया 1 kg सॉल्वेंट में मिला दिया, या 1 मोल सुक्रोज 1 kg सॉल्वेंट में मिला दिया, तो उन दोनों का अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चेक करने लगूँ तो दोनों का सेम होगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। है तो 1 मोल, तो 1 मोल यूरिया को अगर 1 kg सॉल्वेंट में मिला रहे, या 1 मोल सुक्रोज को यदि 1 kg सॉल्वेंट में मिला रहे, तो उन दोनों केस में जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम होगा। यही नहीं, बाकी की 3 प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? सेम होगी उन दोनों के लिए। तो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, कितने आयंस हैं, किस में ज़्यादा आयंस हैं, किस में ज़्यादा मॉलिक्यूल है, उसकी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब बेटे नोट लिखा हुआ है, ये नोट बहुत आता है। द प्रॉपर्टी लार्जेस्ट इन आयनिक कंपाउंड कंपेयर टू कोवलेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ आयंस। तो बेटे ये जो है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आप बता रहे थे आपकी ये जो है इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कैसा है, उसके जो है नंबर पे डिपेंड करती है। बेटे नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछने लगे कि ये है 1m Na3PO4, 1m CSO4, 1m NaCl, 1m ग्लूकोज, इनमें जो है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, किसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज़्यादा है। तो बेटे इसमें आयंस देख लेंगे, नंबर ऑफ आयंस किस में ज़्यादा है, यानी कि मोल किस में ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ आयंस किस में ज़्यादा हैं, तो इसी से पता चल जाएगा। देखो इसमें 3Na+ आओगा, PO4 3- आओगा, Ca2+ SO4- 2, Na+Cl-, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ये चारों प्रॉपर्टी इसमें होंगी, फिर इसमें, और फिर इसमें, और सबसे लास्ट में होगी इसमें। तो वो तो जो इसकी ज़्यादा हुई है तो नंबर ऑफ आयंस की वजह से ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। अब बेटे पहली जो है हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे जी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है जी? जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो वही क्या कहलाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बेटे, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व कर दिया? सॉल्वेंट में। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअरिंग दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के से कम हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? P0 - PS, P0 - PS बेटे। तो P0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे पढ़ने के लिए पहले हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना जरूरी था। तो वो हम पढ़ चुके कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वो जो कमी आती है वो होती है P0 - PS, वही कहलाती है हमारी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बेटे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या है? एक रेशो है। किसका? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
और प्योर सॉल्वेंट का जो रेशो होगा वही क्या कहलाएगा हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड आता है हमारा एक राउल्ट्स लॉ, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। इससे हम मोलर मास में और इसमें जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रिलेशन निकाल लेंगे। तो ये क्या था जी राउल्ट्स लॉ, पहले भी मैं इसे थोड़ा डीपली पढ़ा चुका हूँ, तो अब डायरेक्ट पढ़ेंगे यहाँ। तो इसे राउल्ट्स लॉ ऑफ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ऊपर सॉल्यूट के मोल, नीचे टोटल मोल। और मैं अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूँ तो लगभग n+n किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, n/N। अब ये चीज़ आप जानते हैं भाई, n इक्वल टू कितना होता है, W/m। तो n की जगह W/m रख दिया और इस वाले n की जगह भी W/m। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। तो बेटे W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ मोलरिटी नहीं है, ध्यान देंगे इस पर, जो क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आप चाहो तो यहाँ N1 N2 भी रख सकते थे, वो अपनी मर्जी है आपकी। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी n इक्वल टू W/m, ऐसे ही इसमें रख दिया नीचे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया जी, अगर हमें मोलर मास या इसमें कोई सी भी वैल्यू हमें निकालनी होगी। किस तरीके से करेंगे अब आप ये देख लो जी। इसके हम जो है अब इसकी लिमिटेशन और पढ़ लेंगे। जो राउल्ट्स लॉ ये था, इसकी लिमिटेशन भी एक नंबर में एग्जाम में वो पूछ लेता है। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ये दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ज़्यादातर मेनली देखा गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ओनली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, इसीलिए के लिए हम इसे राउल्ट्स लॉ को पढ़ रहे थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जी, ठीक है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट राउल्ट्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में क्या करना, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ो, जो भी पीछे था फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू मानते चले जाएंगे और न्यूमेरिकल में रखते चले जाएंगे। देखो बेटे, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना, W 10 ग्राम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का W ऐसे याद रख लो, छोटा वैल्यू छोटी W, बड़ी वैल्यू बड़ा W, वैसे याद रखने के लिए हो गया। अभी क्या रखा, इट हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 31.84। तो किसका बेटे, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कितना हो गया, 31.84 mm ऑफ Hg। अब यहाँ देखो ये तो हो गया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास पूछ रहा m, तो सॉल्वेंट का कितना, कैपिटल M 18, वाटर है ना ये, तो ये क्या है हमारा वाटर, वाटर का 18 होता। अब यो दे रखा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो सॉल्वेंट है ना वाटर, तो इसका P0 कितना दे रखा, 32। तो ये सारी वैल्यू न्यूमेरिकल में ऊपर दे रखी थी। मोलर मास पूछा है, देखो बेटे मैं यो फॉर्मूला लगा दूंगा जी, P0 माइनस PS/P0 W/m, सारी वैल्यू मैंने रखी है इधर से, और मैंने मोलर मास निकाल दिया जी 180। ठीक है बेटे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस दिस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 3.165 किलो पास्कल। किलो पास्कल में रखेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा, यानी कि P0 दे रखा। चलो जी, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट सेम टेम्परेचर। तो 5% एक्वस सॉल्यूशन दे रखा, तो ये W/W दे रखा होगा, क्योंकि बेटे इसी में इसकी जरूरत पड़ेगी, और तो V की तो जरूरत पड़ने की नहीं है। तो 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 5 ग्राम यूरिया जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो मैंने लिख दिया 5 ग्राम, ये रहा 5% एक्वस सॉल्यूशन यूरिया मीन्स 5 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम इन सॉल्यूशन। तो W कितना, 5 ग्राम, कैपिटल W कितना होगा सॉल्वेंट का 95, क्योंकि सॉल्यूशन का कितना 100, तो माइनस कर देंगे ना। सॉल्वेंट का कितना दे रखा, ऊपर ये रहा। सॉल्यूशन का मेरे से पूछा, मोलर मास कितना दे रखा सॉल्यूट का 60.05, यूरिया का 60 लिखते हैं, लेकिन इसने जब क्वेश्चन में दे रखा तो फिर यही रखेंगे 60.05। और मोलर मास कितना होगा वाटर का 18। बेटे वही फॉर्मूला लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा। देखो देखो जी,
पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी, बिल्कुल सेम। ये तो कैलकुलेशन आप कर लोगे इजी। ये आ गया जी, ये आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल है जी, आपको खुद अपने आप करना है। इसका आंसर ये है जी। और भी इसके न्यूमेरिकल हैं, एनसीईआरटी में है, तो आप उन्हें भी स्वयं करने का प्रयास करें। और अगर नहीं होते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख दें कि जो भी न्यूमेरिकल का नंबर है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में या इंटेक्स में, कि ये न्यूमेरिकल हमें करा दो, तो मैं बेटे उनकी वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक है, आप खुद से प्रयास करेंगे। अब क्या है, देखो अब हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला था हमारा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी, ये बेटे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए था। अब बाई चांस उसने जो है सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं दिया और हम नहीं, तो फिर कैसे करेंगे इस फॉर्मूला? या तो यही करना पड़ेगा फिर जो पीछे था, ये जो मैंने नेग्लिजिबल मानना था, फिर तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर डाइल्यूट नहीं मानता तो इसका दूसरा रूप देखो किस तरीके से। एक फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा जो आप डाइल्यूट के लिए भी और सैचुरेटेड जो भी सॉल्यूशन दे रखा होगा सभी के लिए आप लगा सकते हैं। देखो बेटे ये है, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो देखो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, ये आपने पढ़ा था। अब इसे मैं थोड़ा इजी करके लिख रहा हूँ कि हम जो है सॉल्यूशन को अगर कंसंट्रेटेड दे रखो तब कैसे इसे इजी कर सकते हैं। तो आप इसे चेंज कर दो, इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे, इसे ऊपर, इसे नीचे कर दिया बेटे। अब इन्हें अलग अलग कर लो, एन अपॉन एन, कैपिटल एन अपॉन एन, इससे कैंसिल होगा, 1 आ गया। 1 को मैं इधर ले गया तो ये माइनस का आ गया, इसमें एलसीएम ले लिया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, एन अपॉन एन। तो पी एस अपॉन पी नोट माइनस पी एस इक्वल टू एन अपॉन एन। अब इसे चेंज कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन अपॉन एन। एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, ये वैल्यू रख दो। तो इसका क्या हुआ बेटे, दिस फॉर्मूला मे बी यूज्ड फॉर डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो डाइल्यूट हो या वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। तो बेटे ना अच्छे से करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, समझ का अच्छे से, बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ क्या है। और आपको अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट लग रहा है बिल्कुल कि ये तो बिल्कुल डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आप जानते हो जिसमें बेटे सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में मिला हुआ होता है, वो होता है बेटे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप ये पिछले वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला आप चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, किसी के लिए भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो बेटे इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बताई आपको, ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं। और फिर जो है फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कराई है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप उन्हें अच्छे से समझेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जो और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वे डिस्कस करेंगे और उनके न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।